So welcome dear students to another video of IDBase classes। हम अपनी मैक्रो इकोनॉमिक सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज मनी, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में काफी आपको नॉलेज मिलेगी, काफी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी और काफी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। हालांकि काफी छोटा चैप्टर है बट एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 2, 3, 4 नंबर में यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, हम लोग सब जानते हैं मनी क्या होता है, हम लोग सब यूज करते हैं अपने रूटीन लाइफ में। पैसा पैसा सब जानते हैं, पूरी दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है। तो मनी क्या होता है वी ऑल नो, बट इकोनॉमिक्स में उसको कैसे आप डिफाइन करोगे, अपने आंसर शीट में उसको आप कैसे लिखोगे, या मनी क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट्स क्या होता है, बार्टर सिस्टम क्या होता है, मनी ने कैसे ओवरकम किया बार्टर सिस्टम को, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, जो पैसा है वो पुराने टाइम से पूरे वर्ल्ड में नहीं था। पैसे का जो इंट्रोडक्शन हुआ है वो काफी लेट हुआ है। जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो काफी पुरानी है, बट जो पैसा जो है, मनी जो है, वो काफी लेट आया है। मतलब मनी का जो इन्वेंशन है वो काफी लेट हुआ है। तो क्या सिर्फ पहले लोग एक्सचेंज नहीं करते होंगे? क्या पहले बाइंग एंड सेलिंग नहीं होती होगी? बिल्कुल होती थी, पहले भी बाइंग एंड सेलिंग होती थी। लोग चीजें खरीदते थे, लोग चीजें बेचते थे, लेकिन फिर कैसे बेचते थे? अगर पैसा ही नहीं था तो फिर बाइंग एंड सेलिंग कैसे होती थी? तो यहां पे आपको याद रखना है, जो पुराने लोग जब बाइंग एंड सेलिंग करते थे तो वहां पे एक सिस्टम होता था जिसको हम लोग बोलते हैं बार्टर सिस्टम। ठीक है, कौन सा सिस्टम था? बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम क्या होता है, इसको हिंदी में वस्तु विनिमय सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं। तो बेसिकली बार्टर सिस्टम क्या होता था? गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करना। पहले पैसा जैसा तो कुछ था नहीं। अगर दो लोग हैं, लेट्स सपोज ये बायर है, ये सेलर है, अगर इन दोनों को कोई गुड्स एक्सचेंज करने हैं तो यहां पे ये भी इसको कुछ सामान देगा, ये भी इसको कुछ सामान देगा। तो यहां पे पैसा नहीं है, ये भी सामान दे रहा है, ये भी सामान दे रहा है। तो गुड्स के बदले जब गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था तो उस सिस्टम को हम लोग बोलते थे बार्टर सिस्टम। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम जब फॉलो किया जाता है किसी भी इकोनॉमी में तो उस इकोनॉमी को बोला जाता है, याद रखेंगे, सीसी इकोनॉमी। सीसी स्टैंड्स फॉर कमोडिटी। कमोडिटी, ठीक है, यहां पे सी का मतलब क्या होता है? कमोडिटी। कमोडिटी तो मतलब यहां पे मनी जैसा कुछ भी नहीं है। यहां पे मान लो 2 पर्सन है, लेट्स सपोज ये 1 ए है और ये बी है, और इन दोनों को कुछ गुड्स को एक्सचेंज करना है। तो ये कैसे एक्सचेंज करेंगे? ये भी भाई इसको कुछ सामान देगा, ये भी इसको कुछ सामान देगा। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये दोनों क्या कर रहे हैं? साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ वांट्स। क्या होता है साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ वांट्स? भाई देखो, ए को अगर बी के साथ एक्सचेंज करना है तो बी के पास वो चीज होनी चाहिए जो ए को चाहिए, और अगर बी को ए के साथ एक्सचेंज करना है तो ए के पास वो चीज होनी चाहिए जो बी को चाहिए। जब भी ये दोनों क्या कर पाएंगे? एक्सचेंज कर पाएंगे, अदरवाइज ये एक्सचेंज प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। ये बार्टर सिस्टम का सबसे बड़ा लिमिटेशन था कि भाई जो ए को चाहिए वो बी के पास होना चाहिए, जो बी को चाहिए वो ए के पास होना चाहिए, तभी ए और बी एक दूसरे के साथ गुड्स का एक्सचेंज कर सकते हैं, अदरवाइज वो दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकते। दिस वॉज ट्रूली द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द बार्टर सिस्टम एंड दिस प्रॉब्लम इज नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ठीक है, दोनों की जरूरत एक दूसरे से मिलनी चाहिए। जो इसके पास है वो इसकी जरूरत होनी चाहिए, और जो इसके पास है वो इसकी जरूरत होनी चाहिए, जब भी वो दोनों गुड्स को एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज कर सकते हैं। दिस वाज ट्रूली द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द बार्टर सिस्टम। ठीक है, तो भाई हमने ये प्रॉब्लम फेस की उस टाइम पे लोगों की, यार कि अच्छे से एक्सचेंज तो हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि आपको ऐसा व्यक्ति ढूंढना है जिसके पास वो चीज हो जिसको आपको, जो आपको चाहिए, और उसके पास भी वही चीज होनी चाहिए जो आपको चाहिए। तो मतलब लोग दूर 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 तक जाते थे ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए जिनके साथ वो ट्रेड कर सकें। तो मतलब काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती थी बार्टर सिस्टम में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्या थी? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ठीक है, तो सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या थी? यहां लिख लेते हैं बार्टर सिस्टम की, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है, डबल कोइंसिडेंस मतलब कि दोनों की साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट होनी चाहिए वांट्स की। ठीक है, ये इसकी जरूरत को पूरा करें और ये इसकी जरूरत को पूरा करें, तभी इन दोनों के बीच में एक्सचेंज मैकेनिज्म पॉसिबल हो पाएगा। दिस इज नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। सेकंड प्रॉब्लम क्या थी? लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू।
देखिए, बार्टर सिस्टम में बेसिकली क्या होता था, गुड्स होते थे। अब गुड्स को आप कितने टाइम तक स्टोर कर पाओगे, एक लिमिटेड टाइम तक स्टोर कर पाओगे। अब मान लो कई गुड्स ऐसे होते हैं जो काफी पेरिशेबल होते हैं, सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उनकी क्वालिटी कम हो जाती है, या कई गुड्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा जगह चाहिए स्टोरेज के लिए। तो मतलब बार्टर सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा स्टोरेज इशू आता था। स्टोरेज इशू दो तरीके से, एक तो स्टोरेज प्रॉब्लम, स्टोरेज स्पेस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, और सेकंड जो है कि आप गुड्स की जो वर्थ होती है उसको स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि धीरे 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 जो सामान है वो डिप्रिशिएट होने लगेगा, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। कई पेरिशेबल गुड्स होते हैं जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो आप मान लीजिए जैसे आप लेट्स सपोज एक फार्मर है, आप वेजिटेबल ग्रो कर रहे हैं, तो आप कितने दिन तक उन वेजिटेबल्स को स्टोर कर पाओगे, 10, 5, 7, 8, 10 दिन तक। उसके बाद तो धीरे धीरे वो सब्जियां क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। और जब आप सब्जियां आपकी खराब हो जाएंगी तो क्या फिर आप एक्सचेंज कर पाओगे किसी के साथ? नहीं एक्सचेंज कर पाओगे। तो दिस वाज द सेकंड प्रॉब्लम कि आप बार्टर सिस्टम के अंदर गुड्स की वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। तो पहली प्रॉब्लम क्या थी? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, बार्टर सिस्टम की। सेकंड प्रॉब्लम क्या थी? लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। थर्ड प्रॉब्लम है लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू। अब देखो, आज हमारे पास मनी है तो हमारे इकोनॉमी में कोई भी चीज है, कोई भी चीज आप ले लीजिए, टेबल, चेयर, फर्नीचर, कर्टेन, पेन, पेंसिल, शार्पनर, कुछ भी आप ले लीजिए, हर चीज को आज हम मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन इमेजिन करो एक ऐसा टाइम जहां पे मनी नहीं है, तो वहां पे क्या आपके पास कोई कॉमन यूनिट है चीजों को मेजर करने के लिए? सर कोई कॉमन यूनिट नहीं है। कैसे आप हर चीज की वैल्यू को मेजर करोगे? सर कर ही नहीं पाएंगे। तो मतलब बार्टर सिस्टम जब था, जब गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज हुआ करते थे, तो उस टाइम पे एक कॉमन यूनिट नहीं थे जिसमें आप हर चीज को मेजर कर पाए। जैसे आज हमारे पास एक कॉमन यूनिट क्या है? पैसा है। हर चीज की वैल्यू, कोई भी चीज आप देखिए, अपने सराउंडिंग में देखिए, हर चीज की कीमत है, ठीक है। आज हर चीज की वैल्यू को आप मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। इमेजिन फॉर द टाइम व्हेन देयर वाज बार्टर सिस्टम, कैन यू एबल टू डू दैट? यू कैन नॉट एबल टू डू दैट। सो इन बार्टर सिस्टम यू कैन नॉट मेजर द वैल्यू ऑफ द कमोडिटीज, क्योंकि कोई कॉमन यूनिट ही नहीं है। जैसे आज अपने पास एक मनी यूनिट है जिसमें आप हर चीज को एक्सप्रेस कर सकते हो, उस टाइम पे ऐसी कोई कॉमन यूनिट ही नहीं थी। फोर्थ लिमिटेशन वाज lack of deferred payment. Lack of deferred payment. Now what are deferred payments? Deferred payments are those payments which you will use, which you will going to make in the future. फ्यूचर में अगर आपको कोई पेमेंट, डेफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर, तो अगर आपको फ्यूचर में कोई पेमेंट करनी है, आने वाले 2 महीने, 3 महीने, 2 साल, 1.5 साल, 4 साल, 5 साल, मतलब फ्यूचर में आपको कोई पेमेंट करनी है, तो दैट पेमेंट इज अ डेफर्ड पेमेंट। बार्टर सिस्टम में ये फ्यूचर पेमेंट्स पॉसिबल नहीं थी। व्हाट वाज द रीजन? द रीजन वाज वेरी सिंपल, क्योंकि यहां पे पैसा तो था नहीं, यहां पे क्या था? गुड्स थे, और गुड्स को आप कितने ही टाइम तक स्टोर कर पाओगे? एक लिमिटेड टाइम तक। तो जब आप जैसे कोई पेरिशेबल गुड्स हैं, जैसे ब्रेड हो गई, या लेट्स सपोज मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, ठीक है, या फिर वेजिटेबल्स हो गई, इनको आप ज्यादा से ज्यादा 5, 6, 7 दिन तक स्टोर कर सकते हो, और वो भी आपके पास जब प्रॉपर मैकेनिज्म्स होंगे, रेफ्रिजरेटर होगा जब भी पॉसिबल है। तो बिना इनके तो आप गुड्स को स्टोर ही नहीं कर सकते हो, और जब आप गुड्स को स्टोर नहीं कर सकते तो आप उनकी फ्यूचर पेमेंट उनसे कैसे कर सकते हो? लेकिन आज पैसा है, तो पैसे को यूज करके आप कोई भी फ्यूचर पेमेंट कर सकते हो। आपको मान लो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद कोई पेमेंट करनी है, तो आप आज से पैसा बचाइए और उस पैसे को 2-3 महीने बाद पे कर दीजिए, क्योंकि पैसा खराब नहीं होता, पैसा सड़ता नहीं है। पैसे की जो वर्थ है वो स्टोर की जा सकती है, बट गुड्स की वर्थ स्टोर नहीं की जा सकती। गुड्स टाइम के साथ खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, तो इसलिए उनको आप स्टोर नहीं कर सकते, और अगर उनको स्टोर नहीं कर सकते तो उनको यूज करके आप फ्यूचर पेमेंट्स को भी नहीं कर सकते। तो मतलब दीज वर द लिमिटेशंस ऑफ द बार्टर सिस्टम। देयर वाज वन मोर लिमिटेशन, दैट इज लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। अच्छा, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी मतलब देखिए, लेट्स सपोज एक्स और वाई दो लोगों को एक दूसरे के साथ गुड्स एक्सचेंज करना है। वाई इज अ फार्मर, वाई फार्मर है और उसने व्हीट ग्रो किया है, ठीक है, और जो एक्स है उसके पास बेफेलो है, ठीक है, भैंस है उसके पास, उसको बेफेलो को सेल करना है। अब वाई इसको व्हीट देगा, एक्स बदले में इसको बेफेलो देगा, ठीक है, या कोई और कैटल है, लेट्स सपोज हम बेफेलो को एग्जांपल ले लेते हैं। अब वाई ने बोला कि भाई साहब मैं आपको 10 kg व्हीट दूंगा, ठीक है, या एक्स ने बोला कि भाई साहब मुझे 10 kg व्हीट की जरूरत है, तो वाई ने बोला ठीक है चलो अपनी पूरी भैंस दे दो मुझे, अपनी पूरी बेफेलो मुझे दे दीजिए। अब एक्स बोल रहा है यार मैं तो सिर्फ 10 kg व्हीट ले रहा हूं और ये बदले में मेरी पूरी भैंस ले रहा है मुझसे, एक काम करते हैं इसको भैंस के सिर्फ 2 टांगे काट के दे देते हैं। इज दिस थिंग पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं है। बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी लिमिटेशन ये भी थी कि आपको मालूम ही नहीं कि कितनी कमोडिटी के बदले कितना एक्सचेंज करना है।
आज अगर आप मार्केट में जाते हो तो आपके पास 1 केजी का रेट होता है, लेट्स सपोज शुगर है, 1 केजी शुगर का रेट है 40 रुपीज। अगर आपको हाफ केजी लेना है तो दे दीजिए 20 रुपीज। अगर आपको 250 ग्राम्स लेना है तो आप दे दीजिए 10 रुपीज। आपको 2 केजीज लेना है तो आप पे कर दीजिए 80 रुपीज। मतलब आज जब आप मार्केट में जाते हो तो आप कोई भी यूनिट खरीद सकते हो, कोई भी क्वांटिटी खरीद सकते हो, और हर क्वांटिटी को आप मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। बट दिस थिंग वॉज नॉट देयर इन द बार्टर सिस्टम। कितने के बदले कितना एक्सचेंज होगा, 1 केजी गेहूं के बदले कितने पेयर ऑफ शूज मिलेंगे, ये चीजें बार्टर सिस्टम में लोगों को आइडेंटिफाई करनी काफी मुश्किल हो रही थी। इसीलिए पीपल स्टार्टेड टू थिंक दैट समथिंग हैज टू बी डन, कुछ तो करना पड़ेगा, बार्टर सिस्टम से हम अपनी इकोनॉमी को नहीं चला सकते। ठीक है, देन किसी के दिमाग में आया कि विल डेवलप अ न्यू यूनिट, और इस यूनिट को बोला गया मनी। ठीक है, फिर किसी के दिमाग में आया होगा, कोई बहुत बुद्धिमानी व्यक्ति, भाई पैसे को इन्वेंट करते हैं। ठीक है, अब फिर बोले ठीक है सर क्या होता है पैसा, बताइए, डिफाइन करिए पैसे को। तो अब हम लोग डिफाइन करते हैं मनी को। मनी इज एनीथिंग which is generally accepted as, 4 बातें याद रखेंगे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सेकंड मेजर ऑफ वैल्यू, थर्ड स्टोर ऑफ वैल्यू, fourth can be used to make the deferred payment या future payment, can be used to make the deferred payment, या आपकी बुक में इसको deferred दिया होगा बट मैंने आपकी easy understanding के लिए इसको future ले लिया। ठीक है, अच्छा सर ये होता है मनी। हाँ जी सर, यही होता है मनी। देखिए, कोई भी वो चीज जिसको जर्नली एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है, तो जर्नली एक्सेप्ट किया जाता है, ये सबसे बेसिक फीचर है मनी का। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द बेसिक फीचर ऑफ मनी, एमसीक्यू में आ जाए, तो बेसिक फीचर या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मनी का, दैट इट इज जर्नली एक्सेप्टेड। हर व्यक्ति, हर सेलर उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, हर कोई उस इकोनॉमी में उसको एक्सेप्ट करेगा, कोई भी उसको एक्सेप्ट करने से डिनाई नहीं करेगा, मना नहीं करेगा। तो मतलब मनी का क्या है, जर्नल एक्सेप्टेबिलिटी है। ठीक है, तो मनी इज एनीथिंग, कोई भी चीज जो जनरली एक्सेप्ट की जाती है, किस पर्पस के लिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब देखो, मनी की हेल्प से आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। अगर आप आज मार्केट में जाते हैं, कोई भी चीज अगर आपको परचेज करनी है तो आप कर सकते हैं, बड़ी आसानी से आप चीजें खरीद सकते हैं। पैसा दीजिए और सामान ले आइए। तो मनी किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एज अ मीडियम, एज अ मीडियोकर, इंटरमीडियरी। आपको कोई एक्सचेंज करना है, बाइंग एंड सेलिंग करनी है, तो मनी विल बी एक्टिंग एज एन एजेंट। विद द हेल्प ऑफ दिस मनी यू कैन इजीली एक्सचेंज, आप बहुत इजीली एक्सचेंज प्रोसेस कर सकते हो। तो मनी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इट विल एक्ट एज अ मीडियम टू एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग। तो कोई भी बाइंग एंड सेलिंग अगर आपको करना है तो दैट यू कैन इजीली डू विद द हेल्प ऑफ मनी। तो मनी विल एक्ट एज अ मीडियम, क्योंकि कोई उसको मना नहीं करेगा, सब लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। इट हैज जर्नल एक्सेप्टेबिलिटी। ठीक है, सेकंड इज मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू को कई बार आपके एग्जाम में यूनिट ऑफ अकाउंट से भी पूछा जाता है। यूनिट ऑफ अकाउंट, यूनिट ऑफ अकाउंट क्या होता है, देखिए, एवरीथिंग कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। आज आप अपनी इकोनॉमी में अगर देखेंगे, हर चीज को आप मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। कोई भी चीज आपकी इकोनॉमी में है, इवन दिस पेन कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड in terms of money. This mobile stand can also be expressed in terms of money. Anything which is in your surrounding can be easily expressed in terms of money. So what we can say, money is a common unit. Money क्या है बच्चों, एक कॉमन यूनिट है जिसके हेल्प से आप अपनी इकोनॉमी में जो जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन सब की वैल्यू को मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए देखिए क्या लिखा है, मेजर ऑफ वैल्यू। विद द हेल्प ऑफ मनी यू कैन मेजर the value of each and everything which is in your surrounding or which is in your economy. हर चीज की वैल्यू को आप मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसी को बोला जाता है मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू। अब यहां देखिए, मनी itself can be stored and money's worth can also be stored. मनी को भी बहुत इजीली स्टोर किया जा सकता है
और मनी की वर्थ को भी बहुत इजीली स्टोर किया जा सकता है। अब पैसे को स्टोर करना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, आपको बहुत कम स्पेस चाहिए पैसे को अगर आपने स्टोर करना है, ठीक है। पेपर नोट होता है, इट विल डेफिनेटली रिक्वायर अ वेरी लेस स्पेस टू स्टोर। तो मनी, स्टोरिंग मनी इज नॉट अ बिग हेडेक, नॉट अ बिग ट्रबलसम, इट्स वेरी इजी, यू कैन स्टोर इट। सेकंड थिंग, वर्थ ऑफ द मनी। भाई अब 500 रुपए का नोट है, आपने 500 रुपए का नोट एक ड्रॉर में रख दिया, आप रख के भूल गए, लेट्स सपोज आप जब उसको रख के भूल गए, आपको 3 महीने बाद याद आया जब आप अपना ड्रॉर क्लीन कर रहे थे, भाई साहब यहां तो 500 रुपए का नोट रखा हुआ है। अब आप 500 रुपए लीजिए, उसकी वैल्यू आज भी कितनी रहेगी, 500 ही रहेगी। तो पैसा क्या होता है, अपनी वर्थ को कभी भी लूज नहीं करता। देखो डीमोनेटाइजेशन हो जाए तो अलग फैक्टर है, बट अगर डीमोनेटाइजेशन नहीं होता है, पैसा कंटिन्यू रहता है, मान लो आप बोलोगे सर 1000 रुपए का नोट हमारे ड्रॉर में रखा था, अब वो तो उसकी वैल्यू जीरो है। हाँ बेटा, वो डीमोनेटाइजेशन हो गया ना, तो उसकी वजह से उसकी वैल्यू जीरो है, ठीक है। लेकिन अगर आपका वही करेंसी लीगल टेंडर है, आपके लीगली वही करेंसी है, तो वो करेंसी को आप कितने दिन तक भी स्टोर करके रख लेंगे तो भी उसकी वैल्यू रिड्यूस नहीं होगी। आपकी परचेसिंग पावर कम हो सकती है, हो सकता है 1 साल पहले आप 500 में 5 किलो लेके आ रहे हो, आज 4 किलो लेके आ रहे हो इन्फ्लेशन की वजह से, लेकिन उस पैसे की जो वर्थ है वो वर्थ कभी भी कम नहीं होगी, वर्थ उतना ही रहेगी। उसकी जो डिनोमिनेशन है, 500 का नोट है तो 500 ही रहेगी। ऐसा नहीं है गुड्स की तरह कि भाई आपने गुड्स को स्टोर कर दिया, 1 साल के बाद देखा अच्छा इसमें तो कीड़े लग गए, अब तो इसकी वैल्यू जीरो हो गई। पैसे में कीड़े नहीं लगते, पैसा कभी खराब नहीं होता, पैसा कभी सड़ता नहीं है। पैसे को आप रख के रखो, स्टोर करके रखो, कितना भी आप स्टोर करके रखो, कितने भी टाइम तक उसको स्टोर करके रखो, उसकी वैल्यू उतनी ही रहती है। तो मतलब व्हाट वी कैन से, स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी को खुद भी बहुत इजीली स्टोर किया जा सकता है, प्लस मनी की जो पावर होती है, जो वर्थ होती है, जो डिनोमिनेशन होती है, उसको भी बहुत इजीली आप स्टोर करके रख सकते हो। वो खराब नहीं होती, टाइम के साथ खराब नहीं होती, डिट्रॉइट नहीं होती, स्पॉइलेज नहीं होता, इट विल रिमेन एज इट इज। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट, यूज टू मेक द फ्यूचर पेमेंट। देखिए मनी को स्टोर किया जा सकता है, इसीलिए आप उसको यूज कर सकते हो टू मेक द डेफर्ड पेमेंट। मतलब मनी कैन बी इजीली यूज्ड टू मेक द फ्यूचर पेमेंट। अगर आपको भविष्य में कोई पैसा देना है, किसी का पैसा चुकाना है या कोई पेमेंट आपको करनी है, तो आप आज से ही पैसा बचाना शुरू करो और उस पैसे को यूज करके आप फ्यूचर में पेमेंट्स कर दो, क्योंकि मनी के वर्थ को स्टोर किया जा सकता है। अब जब मनी के वर्थ को स्टोर किया जा सकता है तो उस मनी को आप इजीली यूज कर सकते हो फ्यूचर पेमेंट्स को करने के लिए। तो मतलब मनी, since its value can be stored, since its worth can be stored, hence it can be used to make the future payment। इसीलिए आप उससे deferred payment कर सकते हो, future payment कर सकते हो। तो these four are the functions of money। इसमें जो first और second है, याद रखेंगे, जो first और second है ये दोनों होते हैं primary function, ठीक है, याद रखेंगे। चलो मैं लिख देता हूं एक बार, ये दोनों आपके कौन से फंक्शन होते हैं, प्राइमरी फंक्शन। गॉट इट? तो these are known as primary functions, and the next 2, 3 and 4, these are known as secondary functions। अब देखिए एक छोटी सी चीज देखिए, ये सारे जो फंक्शंस ऑफ मनी हैं, ये सारे लिमिटेशंस थे बार्टर सिस्टम के, क्योंकि बार्टर सिस्टम में कोई मीडियम नहीं था आपके पास एक्सचेंज का, बार्टर सिस्टम में कोई कॉमन यूनिट नहीं थी जिसकी हेल्प से आप हर चीज को मेजर कर पाओ, बार्टर सिस्टम में गुड्स को स्टोर नहीं किया जा सकता और ना गुड्स के वर्थ को स्टोर कर सकते हैं, और इसलिए बार्टर सिस्टम में आप गुड्स को यूज नहीं करते थे फ्यूचर पेमेंट को करने के लिए। तो डोंट यू थिंक कि मनी हैज ओवरकम्ड ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम? डेफिनेटली इट हैज, क्योंकि सारी जो प्रॉब्लम है बार्टर सिस्टम की, अभी मनी के फीचर्स हैं। तो मतलब बार्टर सिस्टम की सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर दिया मनी ने। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ बार्टर सिस्टम, हाउ मनी हैज सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम, मनी ने कैसे बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। तो देख लीजिए सर, सारी तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। हमारे पास एक कॉमन यूनिट भी हो गई, मीडियम भी हो गया एक्सचेंज का, मनी को स्टोर भी किया जा सकता है और इसको फ्यूचर पेमेंट भी। और ये सारी देखिए, ये सारी क्या थी, बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस थी। तो इन्हीं लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए क्या इंट्रोड्यूस हुआ, मनी इंट्रोड्यूस हुआ। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मनी क्या होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, जो मनी होता है, लेट्स चेंज द कलर, जो मनी होता है वो देखिए, एक होता है, अब जो मनी होता है वो लीगल टेंडर होता है, एक होता है लिमिटेड लीगल टेंडर, लिमिटेड लीगल टेंडर, और एक होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अभी लीगल टेंडर क्या है सर, आप बहुत बार लीगल टेंडर बोल रहे हो। देखिए लीगल टेंडर, मनी को हम लोग बोलते हैं लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का मतलब होता है कोई भी वो चीज जो आपकी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की हुई है टू एक्ट एज अ मनी,
टू एक्ट एज अ मनी। इसको हम लोग फिएट मनी भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग फिएट मनी भी बोलते हैं। तो मनी का मतलब क्या होता है, लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो आपकी गवर्नमेंट ने ये बोला है कि ये एक्ट करेगी एज अ मनी, तो उस चीज को हम लोग बोलेंगे कि ये जो मनी है ये आपका लीगल टेंडर है, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट ने इसको डिस्कस किया हुआ है, इसको डिफाइन किया हुआ है कि ये मनी है। सो व्हाट इज मनी? मनी इज समथिंग व्हिच लॉ सेज इज मनी। अब देखो, कल को मान लो हमारा लॉ ये बोल देता है भाई ऐसे जो पेन है वो मनी की तरह एक्ट करेंगे, तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा? मनी की तरह एक्ट करेगा। कल को हमारी गवर्नमेंट बोल देती है भाई ये पेंसिल जो है वो मनी की तरह एक्ट करेगी। जैसे आपने देखा होगा ना, पुराने टाइम में जो सीपी होती थी जो समुद्र में से मिलती थी, ठीक है, तो वो मनी की तरह एक्ट करती थी। तो भाई करती थी क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया हुआ था उस टाइम पे। गोल्ड के जो सिक्के होते हैं वो मनी की तरह एक्ट करते थे, जी करते थे, क्योंकि वहां के राजाओं ने डिक्लेयर किया हुआ था। तो मनी इज व्हाट लॉ सेज इज मनी। जो हमारी लॉ बोलती है कि ये पैसा है वही पैसा है। कल को अगर हमारी लॉ ने डिक्लेयर कर दिया कि 2000 के नोट्स जो हैं, अब आप देख रहे हैं सितंबर में होने वाला है कि 2000 के नोट्स है वो लीगल टेंडर नहीं है, तो सर नहीं है, हमारी लॉ ने जब उसको डिक्लेयर कर दिया कि वो लीगल टेंडर नहीं है, तो हम कैसे उसको बोल दें लीगल टेंडर है? तो जो लॉ ने बोल दिया कि वो पैसा है वही पैसा होगा, ऐसा कौन बोलता है? कौन सा कंसेप्ट है? लीगल टेंडर, ठीक है। जो हमारे लॉ ने, गवर्नमेंट यहाँ पे आप गवर्नमेंट आपके क्या बनाती है? लॉज बनाती है। लॉ ने जिसको डिक्लेयर कर दिया टू एक्ट एज अ मनी, वही आपका मनी होगा, और उसी को हम लोग बोलते हैं लीगल टेंडर, ठीक है। अब ये जो लीगल टेंडर है, जैसे आज आप देखें ₹10 का नोट, ₹20 का नोट, ₹50 का नोट, ₹100 का नोट, ₹500 का नोट, यहाँ पे ₹200 का नोट, ठीक है। अभी 2000 के भी अभी तक तो लीगल टेंडर ही है, तो अभी 2000 का नोट, ये सब हमारी गवर्नमेंट ने बोला है कि दे विल एक्ट एज अ मनी, तो ये मनी है। जितने भी कॉइन्स हैं, अब आप देखिए हमारी इकोनॉमी में ₹1 का कॉइन है, ₹2 का कॉइन है, ₹5 का कॉइन है, ₹10 का कॉइन है, ₹20 का कॉइन है। तो ये जो सारे कॉइन्स हैं ये भी लीगल टेंडर है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि दे विल एक्ट एज अ मनी, ठीक है। लेकिन अब जो ये लीगल टेंडर होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है लिमिटेड लीगल टेंडर, एक होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अब देखिए जो भी हमारे यहां कॉइन्स हैं, जो भी मेटलिक कॉइन्स हैं, वो सारे कॉइन्स किसके अंदर आएंगे? लिमिटेड लीगल टेंडर। और जो भी हमारे यहां पेपर नोट्स हैं, वो सारे पेपर नोट्स किसके अंदर आएंगे? वो सारे पेपर नोट्स किसके अंदर आएंगे? अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अब लिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। which can be used till a particular limit, till a particular limit, जिनको आप एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही यूज कर सकते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर। क्या मतलब हुआ सर? एक बार थोड़ा एग्जांपल देके समझाइए। देखिए आप सब ने एक शॉर्ट तो जरूर या एक वीडियो जरूर देखी होगी, जहां पे कुछ फ्रेंड्स होते हैं और ये फ्रेंड्स क्या करते हैं, बोरा भर लेते हैं और उसमें सारे कॉइन्स होते हैं, और ये सारे कॉइन्स ले जाके ये एप्पल के स्टोर पे पहुंच जाते हैं, और एप्पल के स्टोर पे जाके वो इस कॉइन से क्या परचेज करते हैं? आईफोन परचेज करते हैं। देखिए ये क्या दिखाना चाहते हैं कि भाई हम लोग कॉइन्स लेके जा रहे हैं, पूरा हमारे पास बोरा भरा है कॉइन्स का, और इन कॉइन्स को यूज करके हम लोग एप्पल का फोन खरीदेंगे। अब देखिए ये जो कॉइन्स हैं बच्चों, ये सारे कॉइन्स जो होते हैं वो कौन से क्या होते हैं? लिमिटेड लीगल टेंडर। अब मतलब एप्पल का जो स्टोर है ये इसके ऊपर डिपेंड है कि वो इन कॉइन्स को एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन एक लिमिट तक इसको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। वो लिमिट कौन सी है? तो देखिए इंडियन कॉइनेज एक्ट, याद रखेंगे, इंडियन कॉइनेज एक्ट 2011 के अकॉर्डिंग ₹1000 तक के आप क्या यूज कर सकते हो? मैक्सिमम कॉइन्स यूज कर सकते हो। अगर इसके आगे अगर आपको पेमेंट करनी है तो कॉइन्स एक्सेप्ट करना सेलर के ऊपर डिपेंड है कि वो कॉइन्स के थ्रू पैसा एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। आप सेलर को कंपेल नहीं कर सकते, बट अप टू 1000 यू कैन यूज द कॉइन्स। तो कॉइन्स को आप कहां तक, एक लिमिट हो गई है ना, एक लिमिट हो गई ना कि आप उसको सिर्फ कहां तक यूज कर सकते हो? 1000 तक। तो 1000 तक यूज कर सकते हो, इसके ऊपर आप कॉइन्स नहीं यूज कर सकते। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है? देखो लिमिटेड लीगल टेंडर, क्योंकि इनको यूज करने की क्या होती है? एक मैक्सिमम लिमिट होती है कि अगर आपको किसी को कोई पेमेंट करना है तो आप मैक्स टू मैक्स 1000 रुपीज तक के कॉइन्स यूज कर सकते हो। उसके आगे अगर आपको कोई पेमेंट करना है तो आपको नोट्स में पेमेंट करनी पड़ेगी। बाकी सेलर के ऊपर डिपेंड है, अगर वो आपसे कॉइन्स एक्सेप्ट करता है तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो इसीलिए जो सारे कॉइन्स हैं उन सारे कॉइन्स को हम लोग क्या बोलते हैं?
लिमिटेड लीगल टेंडर, क्योंकि दे कैन बी यूज टिल अ पर्टिकुलर लिमिट। बताइए कौन सी कितनी लिमिट है? ₹1000 तक के आप क्या यूज कर सकते हो? कॉइन्स यूज कर सकते हो इंडियन कॉइनेज एक्ट 2011 के अकॉर्डिंग। क्लियर हुआ? तो ये बात आपको फैक्ट याद रखना है। अब जो सारे पेपर नोट्स होते हैं वो क्या है? अनलिमिटेड लीगल टेंडर। दे कैन बी यूज्ड मैक्सिमम एज यू कैन, कोई लिमिट नहीं है। अब जो पेपर नोट्स होते हैं उनकी कोई लिमिट नहीं है, आपको जितनी भी पेमेंट करनी है आप पेपर नोट्स में कर सकते हो। तो इसलिए पेपर नोट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? अनलिमिटेड लीगल टेंडर, क्योंकि उसकी कोई लिमिट नहीं है। आपको किसी को 50,000 रुपए देने, आप दे दो सारे पेपर नोट्स में, लेकिन कॉइन्स में सिर्फ कितना दे सकते हो? 1000 तक के ऊपर बाकी 49,000 आपको किस में देने पड़ेंगे? पेपर नोट्स में देने पड़ेंगे। मतलब पेपर नोट्स जो होते हैं वो होते हैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर। दे कैन बी यूज्ड टिल एनी एक्सटेंट, कितना भी उसको यूज कर सकते हो, उसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है, नो लिमिट। कॉइन्स की तरह इनके ऊपर लिमिट नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर। तो आप ये नोट्स साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं, पूरे चैप्टर को समझ सकते हैं। अपने नोट्स प्रिपेयर करने के बाद दोबारा से एक बार 1.5 पे वीडियो को सुनिए, बहुत इजीली चैप्टर क्लियर हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है? तो यहां पे हमें क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए, इसके अलावा एक होता है नॉन लीगल टेंडर। नॉन लीगल टेंडर। अब नॉन लीगल टेंडर क्या होता है? देखो, जितने भी हम लोग डिजिटल मोड्स यूज कर रहे हैं, जैसे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भारत पे, चेक एक्सेट्रा, ये सारे जो मैकेनिज्म्स हैं, ये सारे जो फॉर्म्स हैं, वो सब किस में आएंगे? नॉन लीगल टेंडर। मतलब ये इलीगल मैं नहीं बोल रहा हूं, कहीं आप सोचे कि सर इसको इलीगल बोल रहे हैं। इलीगल नहीं बेटा, नॉन लीगल टेंडर। दीज आर नॉट डिफाइंड एज मनी। देखो, इनको डिफाइन नहीं किया हुआ कि ये पैसे के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। दीज आर नॉट डिफाइंड एज मनी बट can be used if both buyer and seller agrees। लेकिन अगर दोनों बायर और सेलर एग्री हैं तो इसके हेल्प से आप पेमेंट कर सकते हो। बट लॉ ने क्या इसको लीगल टेंडर डिफाइन किया है? क्या लॉ ने इसको लीगल टेंडर डिफाइन नहीं किया है, और इसीलिए जब इसको लॉ ने डिफाइन नहीं किया है तो आप किसी को ये बाउंड नहीं कर सकते, किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि भाई इसके थ्रू पैसा एक्सेप्ट ही करो, ठीक है। यू कैन नॉट बाउंड, वी कांट बाउंड, ठीक है। हम किसी को भी बाउंड नहीं कर सकते टू एक्सेप्ट थ्रू, वी कैन नॉट बाउंड समवन टू एक्सेप्ट थ्रू नॉन लीगल टेंडर, ठीक है। तो ये कंप्लीटली ऑप्शनल होता है कि वो पर्सन इसके थ्रू पैसा एक्सेप्ट करे या ना करे। सेलर के ऊपर आप किसी को कंपेल नहीं कर सकते कि नॉन लीगल टेंडर से पैसा एक्सेप्ट करना ही है। क्लियर हुआ? तो हमें क्लियर हो गया लीगल टेंडर क्या होता है। मनी इज समथिंग विच इज सेड एज मनी बाय द लॉज। जो लॉ ने डिक्लेयर किया है मनी, वही मनी है। इसके दो टाइप होते हैं। लिमिटेड लीगल टेंडर, जितने कॉइन्स आपके होते हैं जिनको आप एक लिमिट तक यूज कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू द कॉइनेज एक्ट 2011 1000 तक के कॉइन्स यूज कर सकते हो। अनलिमिटेड लीगल टेंडर विच कैन बी यूज्ड एट एनी डिनोमिनेशन। देन थर्ड इज नॉन लीगल टेंडर। नॉन लीगल टेंडर जो लॉ ने मनी की तरह डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन अगर बायर और सेलर दोनों एग्री हैं तो वो उस मैकेनिज्म के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट और पेमेंट कर सकते हैं। बट आप नॉन लीगल टेंडर को एक्सेप्ट करना है, ऐसा किसी को कंपेल या किसी को बाउंड या किसी को फोर्स नहीं कर सकते। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हियर वी हैव नॉन लीगल टेंडर। नाउ नेक्स्ट वन इज डिमांड डिपॉजिट्स। ये काफी बार सीबीएसई ने इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है कि डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं। देखिए, डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है। अब ये डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, इनको हम लोग बैंक मनी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको? बैंक मनी। तो अगर कोई पूछे तो आपको क्या बोलना है? बैंक मनी। अगर आपके से कोई पूछता है बताइए क्या होते हैं बैंक मनी, तो आप बोलोगे जो भी कमर्शियल बैंक्स ने
जितने भी डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएट किए हैं, इन सारे डिमांड डिपॉजिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बैंक मनी। तो बैंक मनी मतलब द डिमांड डिपॉजिट्स विच इज क्रिएटेड बाय द बैंक्स। तो बैंक्स ने जो डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएट किए हैं, उन डिमांड डिपॉजिट्स को हम लोग बोलते हैं बैंक मनी। सर क्या होता है ये डिमांड डिपॉजिट? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज डिमांड डिपॉजिट्स? देखिए, डिपॉजिट्स विच कैन बी encashed any time by the depositor through facilities such as check facility। ठीक है भाई, देखो हम लोग बैंक के पास कोई पैसा रख रहे हैं, जैसे ये पर्सन है, इसने बैंक के पास अपना 10,000 रुपए रखा है और इसने इस बैंक को बोला है कि भाई साहब डियर बैंक, मेरे को कभी भी जरूरत पड़ेगी तो मैं इस 10,000 रुपए को अपना विड्रॉ करा सकता हूं, कभी भी मैं इन 10,000 रुपए को कैश में कन्वर्ट करा सकता हूं। जब भी मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी मैं आपके पास आऊंगा, चेक फिल करूंगा और चेक फिल करके मैं इस 10,000 रुपए में से जितना भी मुझे जरूरत होगी मैं उसको विड्रॉ करा सकता हूं। तो ये जो डिपॉजिट्स हो गए, इनको हम लोग बोलेंगे कौन से डिपॉजिट्स? डिमांड डिपॉजिट्स। गॉट इट? इनको क्या बोलेंगे? डिमांड डिपॉजिट्स। दोज डिपॉजिट्स which can be encashed मतलब converted into cash, मतलब which can be converted into cash, कभी भी एनी टाइम, किसके द्वारा? डिपॉजिटर, जिसने भी पैसा डिपॉजिट किया है मतलब कस्टमर, वो कभी भी उनको कैश में कन्वर्ट करा सकता है चेक फैसिलिटी की हेल्प से। तो ऐसे डिपॉजिट्स को याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ऐसे डिपॉजिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट्स। और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बैंक मनी। अब बताइए, ये जो डिमांड डिपॉजिट बैंक मनी है, ये क्या होता है? दीज आर नॉन लीगल टेंडर। याद रखेंगे, ये क्या होता है? ये नॉन लीगल टेंडर होता है। एक मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि लीगल टेंडर होता है या नॉन लीगल टेंडर होता है, तो गवर्नमेंट ने या लॉ ने इसको मनी की तरह एक्ट करने के लिए नहीं बोला है, इसीलिए जो बैंक मनी है आपका क्या होता है? ये नॉन लीगल टेंडर। और इसको नॉन लीगल टेंडर के अलावा ऑप्शनल मनी भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, क्या बोलते हैं? नॉन लीगल टेंडर के अलावा ऑप्शनल मनी भी इनको बोला जाता है। क्लियर हुआ? तो हमें समझ में आ गया कि क्या होता है बैंक मनी। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज मनी सप्लाई। गॉट इट? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मनी सप्लाई। क्या होता है मनी सप्लाई? देखिए, डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं साथ में आप लिख सकते हैं, इट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो देखिए, इट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी। टोटल क्वांटिटी, वो क्वांटिटी ऑफ मनी जो किसके पास है? पब्लिक के पास है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे पब्लिक के पास जितनी टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी होगी, उस टोटल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई का डेफिनेशन क्या हुआ? इट इज द total quantity of money held by the public at a particular point of time। अब दो इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे देखनी है आपने। यहां जो पब्लिक का मतलब है, पब्लिक का मतलब है मनी यूजिंग सेक्टर्स। कौन से सेक्टर्स? मनी यूजिंग सेक्टर्स, नॉट द मनी क्रिएटिंग सेक्टर। अब देखिए, मनी यूजिंग सेक्टर कौन कौन से होते हैं? हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स। तो हाउस होल्ड और फर्म्स जो होते हैं, ये होते हैं मनी यूजिंग सेक्टर। और गवर्नमेंट और बैंक, ये होते हैं मनी क्रिएटिंग सेक्टर। तो यहां पे हम लोग पब्लिक में किसको देखते हैं? मनी यूजिंग सेक्टर्स को कि मनी क्रिएटिंग सेक्टर्स को? मनी यूजिंग सेक्टर्स को। ठीक है, याद रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट। तो इट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी हेल्ड बाय हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स, क्योंकि ये दोनों क्या है? मनी यूजिंग सेक्टर। इन्हीं को हम इस पब्लिक का पार्ट मानते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अब देखिए, पॉइंट ऑफ टाइम पे है मतलब ये कौन सा कंसेप्ट है? स्टॉक का कंसेप्ट है। एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि मनी सप्लाई बताइए स्टॉक कंसेप्ट है या
फ्लो कंसेप्ट है। तो जो भी इकोनॉमिक वेरिएबल्स पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किए जाते हैं उन इकोनॉमिक वेरिएबल्स को हम लोग बोलते हैं स्टॉक, और जो भी इकोनॉमिक वेरिएबल्स पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर किए जाते हैं उन इकोनॉमिक वेरिएबल्स को हम लोग बोलते हैं फ्लो। तो यहां पे मनी सप्लाई को कैसे मेजर कर रहे हैं हम लोग? पॉइंट ऑफ टाइम पे, पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो जो भी इकोनॉमिक वेरिएबल पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किए जाते हैं सर वो तो स्टॉक होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए मनी सप्लाई के 4 कंपोनेंट होते हैं, M1, M2, M3, M4। लेकिन आपको सिलेबस में सिर्फ कितना पढ़ना है? सिर्फ M1 पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए M1 क्या होता है? मनी सप्लाई का जो कंपोनेंट होता है M1, उसका क्या मतलब होता है? देखो, टोटल कॉइन्स एंड नोट्स विद पब्लिक, मतलब टोटल करेंसी जो नोट्स और कॉइन्स के फॉर्म में पब्लिक के पास है, उसमें आप प्लस कर देंगे डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो जितना भी कमर्शियल बैंक्स ने डिमांड डिपॉजिट क्रिएट कर रखा है जिसको कभी भी कस्टमर विड्रॉ करा सकता है चेक फैसिलिटी से, अभी अभी डिस्कस किया था वो डिमांड डिपॉजिट्स। देखिए अभी हमने डिमांड डिपॉजिट डिस्कस किया था जो कमर्शियल बैंक के पास है, तो इन डिमांड डिपॉजिट्स को प्लस कर दो, प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अगर कोई और डिपॉजिट्स भी हैं तो उनको भी हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो M1 क्या होता है? M1 इज टोटल कॉइन्स एंड नोट्स विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई। तो तीनों को जब आप ऐड कर दोगे तो यू विल गेट M1। और याद रखेंगे M1 को हम लोग ट्रांजैक्शन मनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काफी बार एग्जाम में आता है, M1 को हम लोग ट्रांजैक्शन मनी भी बोला जाता है। ठीक है, तो M1 इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजैक्शन मनी। तो क्लियर हुआ? M1 मनी सप्लाई, टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, और यहां पे पब्लिक होगा मनी यूजिंग सेक्टर, ना कि मनी क्रिएटिंग सेक्टर। और फिर यहां पे पॉइंट ऑफ टाइम पे है तो स्टॉक का कंसेप्ट होगा, और टोटल कॉइन्स एंड नोट्स विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई M1 का पार्ट होगा। एक छोटी सी बात आप याद रखेंगे, यहां पे जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं ये नेट डिपॉजिट्स होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे ये कौन से आपके डिपॉजिट्स होते हैं? तो ये जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं ये नेट डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं। ठीक है, ये आपके ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट नहीं होते हैं, ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट, मतलब जो कस्टमर के डिपॉजिट्स हैं वो। ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं? जो बैंकों के एक दूसरे के लिए डिपॉजिट्स होते हैं, एक बैंक दूसरे बैंक में जो डिपॉजिट करता है उनको ग्रॉस डिपॉजिट्स बोलते हैं। तो वो तो आपके मनी क्रिएटिंग सेक्टर में आ गया ना, तो उनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। सिर्फ यहाँ पे कौन से डिपॉजिट्स लिए जाएंगे? नेट डिपॉजिट्स। ठीक है, जो कस्टमर के डिपॉजिट्स है बैंक में। और ग्रॉस डिपॉजिट्स क्या होते हैं? उसमें हम लोग जो बैंक के और दो बैंक एक दूसरे के पास अगर कुछ डिपॉजिट्स रखते हैं तो वो भी उसमें इंक्लूड कर लेते हैं। तो ग्रॉस डिपॉजिट्स नहीं होते हैं यहाँ पे। कौन से डिपॉजिट होते हैं? नेट डिपॉजिट्स होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। तो क्लियर हो गया? तो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लास्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो है हाई पावर्ड मनी। ठीक है, तो लास्ट जो कंसेप्ट है हमारा दैट इज हाई पावर्ड मनी। तो हाई पावर्ड मनी क्या होता है? द मनी which is created by the government and the RBI। जो हमारी RBI और गवर्नमेंट ने जो मनी क्रिएट किया है, ठीक है, तो हम लोग इसको हाई पावर्ड मनी बोलते हैं। हाई पावर्ड मनी, तो मनी which is created by गवर्नमेंट एंड आरबीआई। जो भी पैसा गवर्नमेंट और आरबीआई ने क्रिएट किया है उस पैसे को हम लोग हाई पावर्ड मनी बोलते हैं। और हाई पावर्ड मनी में दो चीजें होती हैं, कॉइन्स विद द कॉइन्स प्लस नोट्स विद पब्लिक। सेकंड, कैश रिजर्व्स with commercial banks। तो हाई पावर्ड मनी क्या होता है? द मनी विच इज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट एंड आरबीआई, दैट इज हाई पावर्ड मनी। उसमें दो चीजें होती हैं, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड कैश रिजर्व्स विद द बैंक। जो बैंक के पास कैश रिजर्व्स होते हैं
जो उनको, अब देखो बैंक क्या होता है, उसके पास जो भी डिपॉजिट आता है उसका कुछ पार्ट उसको रिजर्व मेंटेन करना होता है, और उस रिजर्व का कुछ पार्ट उसको आरबीआई के पास रखना पड़ता है, तो उनको हम लोग कैश रिजर्व्स बोलते हैं। तो टोटल कॉइन्स एंड नोट्स विद द पब्लिक, जो पब्लिक हमारी है उसके पास जो भी नोट्स एंड कॉइन्स है वो सब, और जो भी कैश रिजर्व्स हैं कमर्शियल बैंक्स के पास, उन कैश रिजर्व्स को जब इन दोनों को आप प्लस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, हाई पावर्ड मनी मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, हाई पावर्ड मनी मिलेगा। अब मनी सप्लाई के बारे में एक दो चीजें और जान लीजिए। M1, जो M1 सबसे ज्यादा यूज कौन सा होता है, M3 इज द वाइडली यूज्ड। ठीक है, M3 इज द वाइडली यूज्ड। अब इन दोनों को हम लोग नैरो मनी बोलते हैं। अब M2 M3 क्या होता है, M4 क्या होता है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट थोड़ा सा याद रख लीजिए। M3 M4 को हम लोग वाइडर मनी बोलते हैं। ठीक है, तो M1 M2 नैरो मनी, M3 M4 इज द वाइडर मनी। ठीक है, और मनी सप्लाई से रिलेटेड जो डेटा होता है उस डेटा को कौन पब्लिश करता है, आरबीआई। आरबीआई का काम होता है मनी सप्लाई से रिलेटेड अगर कोई डेटा पब्लिश करना है तो वो आरबीआई ही पब्लिश करेगा। देन हाई पावर्ड मनी आर दोज मनी विच आर क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट एंड आरबीआई। इसके साथ इसके अंदर टोटल कॉइन्स एंड नोट्स मतलब टोटल करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, और क्या होता है, सारे कैश रिजर्व्स जो कमर्शियल बैंक ने क्रिएट किए हैं, उन दोनों को जब आप प्लस कर देते हो, तो इन दोनों को जब आप प्लस कर देते हो तो आपके पास आता है HPM, दैट इज हाई पावर्ड मनी। सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। सारे जो टॉपिक्स थे हमने डिस्कस कर लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द बार्टर सिस्टम, व्हाट वाज द बार्टर सिस्टम, व्हाट वाज द लिमिटेशंस ऑफ द बार्टर सिस्टम, what is the meaning of money, what are the different features of money. These two are the primary features, these two are the secondary features, okay, or we also can say secondary features as derivative features. Then money, what are legal tenders, which is also known as fiat money. Legal tender is divided into limited legal tender and unlimited legal tender. Then next one is limited legal tender, we have discussed. Non-legal tender we have discussed. What are demand deposits, very important topic for examination, we have discussed. What is the meaning of money supply, what is the meaning of public here, why it is measured at point of time, what is its concept, stock concept, what is the component of M1 we have discussed. M1 M2 is the narrow money, M3 M4 is the wider money, M3 is widely used. The data regarding the money supply is published by the Reserve Bank of India, and finally the high powered money which is created by government and RBI. So I hope आप लोगों को सारे जो टॉपिक्स है बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। साथ में आप नोट्स बना सकते हैं, और इतने डेटा अगर आपके पास है तो इट इज मोर देन इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी वीडियोस हम नेक्स्ट चैप्टर के करेंगे, बैंकिंग चैप्टर के। टिल देन आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।